पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से देश के लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार मिल रही हार से कांग्रेस के लोग तरह तरह का परपंच रच रहे हैं। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश तो खूब कर रहे हैं, लेकिन राहुल की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। वहीं बीजेपी फ्रंट फुट से बैटिंग कर विरोधियों को धो रही है। वहीं अब देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर नितिन नवीन की ताजपोशी हुई। 45 वर्षीय नितिन नवीन बीजेपी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने नितिन नवीन को माला पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बधाई दी। साथ ही पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नितिन नवीन को माला पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस बताया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर नितिन नवीन की ताजपोशी से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और बीजेपी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष चौतरफा घिर गया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साथ ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंगलवार को नितिन नवीन को औपचारिक रूप से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। बीजेपी चीफ की कमान संभालने के बाद नितिन नवीन ने पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में युवाओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक कई बड़े संकेत दिए गए। बीजेपी के नए निर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय और बीजेपी के नारे के साथ की। उन्होंने कहा कि मैं आज इस अवसर पर पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्मरण करता हूँ और यहाँ मौजूद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिवादन करता हूं। 2006 में जब मैं पहली बार विधायक बना तब से मैं देख रहा हूं कि राजनाथ सिंह ने किस प्रकार हर कार्यकर्ता से जुड़ने का प्रयास किया। नितिन गडकरी ने संगठन के हर मोर्चे को गढ़ने का काम किया। नितिन नवीन ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को अपने हिस्से का पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या करनी होगी। युवाओं की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने युवाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का आह्वान किया। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। लेकिन राजनीति शॉर्टकट नहीं, राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जहां पर स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। इसलिए जरूरी है कि राजनीति की पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत करके बैटिंग करें। वहीं बीएमसी के सिंहासन पर कब्जा करने का जो खेल है वो अब बेहद तीखा और पेचीदा हो गया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में शिवसेना यूबीटी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने महायुति के खेमे में खलबली मचा दी है। राउत का दावा है कि बहुमत से जादुई आंकड़ा 114 से महज 6 कदम दूर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये 6 कदम कहां से पूरे होंगे। संजय राउत जब ये कहते हैं कि उनके पास 108 का आंकड़ा है तो गणित बहुत कुछ बयां करता है। उद्धव ठाकरे के 65, कांग्रेस के 24, शरद पवार के एनसीपी और अन्य छोटे दलों की मिलाकर आंकड़ा जो देखे वो 108 तक नहीं पहुंचता। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी पर्दे के पीछे से उद्धव ठाकरे को समर्थन देने को तैयार है। सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि क्या बीजेपी को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोटों और ओवैसी के साथ जाने का जोखिम उठाएंगे। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि राहुल गांधी 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराए। मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। पिछली पेशी पर मामले के गवाह रामचंद्र दुबे ने अपना बयान दर्ज कराया था। इसके बाद अधिवक्ताओं की ओर से जिरह की गई। हालांकि इस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी अदालत में अनुपस्थित थे। बीजेपी ने देश में सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी पर भी कब्जा जमा लिया है। बीजेपी की इस जीत के बाद संजय राउत ने भी सबको चौंका दिया है। बीजेपी की इस जीत से ठाकरे और ठाकरे गुट की बेचैनी बढ़ गई है। परिवार का वर्चस्व बीएमसी से खत्म हो गया है। वहीं जब 2020 में महाराष्ट्र और बीएमसी में उद्धव गुट की सरकार थी तब शिवसेना ने कंगना के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था। उस वक्त संजय राउत ने सामना में हेडलाइन दिया था कि उखाड़ दिया। वहीं अब उनकी पार्टी को महाराष्ट्र के लोगों ने राज्य से उखाड़ दिया है, जिसके बाद एक बार फिर संजय राउत यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या संजय राउत बीजेपी के साथ जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। दर्शकों, मुंबई की सियासत में इस समय जो घट रहा है वो किसी सस्पेंस
थ्रिलर फिल्म की पटकथा से कम नहीं। बीएमसी मेयर की कुर्सी को लेकर महायुति में सस्पेंस जारी है। जहां फडणवीस बीजेपी का मेयर बनाने पर अड़े हैं, वहीं सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट 2.5 साल का फॉर्मूला चाहते हैं। इस बीच संजय राउत ने फडणवीस की तारीफों के पुल बांधकर सबको चौंका दिया है। संजय राउत ने उन्हें दिल्ली के सबसे बड़े पद का दावेदार बताकर शिंदे खेमे की धड़कनें बढ़ा दी है। ये तारीफ है या महायुति में फूट डालने की नई चाल, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जैसे पीएम मोदी जी को विदेशों में लोगों का प्रतिसाद मिलता है, वैसे ही सीएम देवेंद्र फडणवीस को मिल रहा है। ये खुशी की बात है। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह विदेशों में भव्य स्वागत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार का आत्मीय और सम्मानजनक स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में होना हर मराठी मानुस के लिए गर्व और खुशी की बात है। महानगर पालिका चुनावों में प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का ये विदेश दौरा राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि फडणवीस का सफर अब दिल्ली में सर्वोच्च पद की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस रविवार को स्विट्जरलैंड की 5 दिवसीय यात्रा पर ज्यूरिख पहुंचे हैं। वो दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। ज्यूरिख पहुंचने पर स्थायी मराठी समुदाय के सदस्यों ने पारंपरिक मराठी वेशभूषा में उनका स्वागत किया और इस अवसर पर महाराष्ट्र गीत की प्रस्तुति भी की गई। सीएम फडणवीस ने भी भव्य स्वागत के लिए मराठी समुदाय का आभार जताया। गौरतलब है कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना गठबंधन को 227 में से 118 सीटों पर जीत मिली है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी 65 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही। फडणवीस ने जीत के एक दिन बाद कहा कि बीजेपी को 45% मत मिले, जबकि 30 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी का मत 27% रहा। यह हमारे जनादेश की ताकत और हमें मिले मजबूत समर्थन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। दर्शकों, आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को 89 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। फडणवीस पहले ही डंके की चोट पर कह चुके हैं कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा, लेकिन असली पैच शिवसेना शिंदे गुट ने फंसा दिया है। खबरों के मुताबिक शिंदे गुट दबे पांव 2.5 साल के मेयर वाले फॉर्मूले पर अड़ा है। खबर तो यहाँ तक है कि अपने पार्षदों को टूटने से बचाने के लिए शिंदे ने ट्रेनिंग कैंप के नाम पर उन्हें एक सुरक्षित जगह पर कैद कर लिया है। महायुति के लिए ये एक बड़ा धर्म संकट है। अगर शिंदे की मांग नहीं मानी गई तो गठबंधन में दरार आ सकती है और अगर मान ली गई तो बीजेपी की प्रचंड जीत का स्वाद फीका पड़ जाएगा। सारा दारोमदार अब फडणवीस के दावोस से लौटने पर टिका है। वहीं इसी उठापटक के बीच संजय राउत का ट्वीट किसी बम विस्फोट जैसा रहा। राउत ने न केवल फडणवीस के दावोस दौरे की तुलना पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्वागत से की, बल्कि ये भी कह दिया कि फडणवीस अब दिल्ली के सबसे बड़े पद की ओर बढ़ रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि राउत की ये तारीफ असल में एक तीर से 2 शिकार है। पहला, शिंदे गुट के मन में असुरक्षा पैदा करना कि बीजेपी उन्हें छोड़कर उद्धव गुट के साथ नई खिचड़ी पका सकती है। दूसरा, बीजेपी के भीतर फडणवीस के कद को इतना बढ़ा देना कि वो महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली चले जाएं, जिससे राज्य की राजनीति में विपक्ष के लिए जगह खाली हो सके। बीएमसी चुनाव के बाद मुंबई में मेयर के सस्पेंस और कथित होटल पॉलिटिक्स बीच शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा में है। सांसद संजय राउत ने कहा कि वो ताज लैंड्स एज होटल में खाना खाने जा रहे हैं और इस पर किसी को बेवजह शक नहीं करना चाहिए। उनका ये बयान चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसी होटल में शिवसेना शिंदे गुट के जीते हुए पार्षदों को ठहराया गया है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे किस पद के लिए अड़े हैं, ये उनके दल का मामला है। उनका दल बीजेपी का अंगवस्त्र है। अमित शाह उनके प्रमुख है। वो उनके पास जाकर मांग करेंगे, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार देवेंद्र फडणवीस उनकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने अपने नगर सेवकों को बंद करके रखा है। उन्होंने विधायकों को तोड़ा, इसलिए अब नगर सेवकों को भी कोड़ कर रखना पड़ रहा है। पहले वो विधायकों को सूरत ले गए थे। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे खुद उप मुख्यमंत्री है, फिर भी उन्हें डर है कि उनके नगर सेवक भाग लिए जाएंगे। ये कितनी बड़ी हास्य जत्रा है। बीजेपी का महापौर नहीं होने देने का सबने तय किया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो नगर सेवक है उनमें कई नई चेहरे हैं। वे शिव सैनिक है और नहीं चाहते कि बीजेपी का महापौर बने, चाहे उन्हें कितना भी कोड़ा जाए। आज संचार के कई साधन हैं, संदेश कहीं भी पहुंच सकता है। अगर भगवान की इच्छा हुई तो शिवसेना का महापौर बन सकता है। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को फोन किया है। एक ऐतिहासिक सच्चाई है, बहुमत चाहे जितना हो वो चंचल होता है।
इधर उधर जा सकता है। अगर महायुति का ही महापौर बनने वाला होता तो क्या नगर सेवकों को कोड कर रखना पड़ता? इसका जवाब देवा भाऊ दे। संजय राउत ने कहा कि महापौर शिवसेना का होना चाहिए, डुप्लीकेट शिवसेना का नहीं, वो अमित शाह की सेना है। वहीं सीएम के दावोस दौरे पर संजय राउत ने कहा कि वो वहां जाते हैं लेकिन निवेश आता नहीं, निवेश चुनावों के समय ही दिखता है। क्या फडणवीस को ये मंजूर होगा कि अमित शाह की पार्टी का महापौर बने? संजय राउत ने यह भी कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की भूमिका थी मराठी लोग एकजुट हो। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि बाला साहेब की जन्म शताब्दी पर शिवसेना का महापौर चाहिए और होगा, हम देखेंगे। लेकिन शिंदे ने मुंबई बीजेपी को सौंप दी है। 29 नगर सेवकों को कोडना मराठी अस्मिता का कोड मारा है। एकनाथ शिंदे को छोड़कर इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। राज साहेब को कम सीटें मिली, इसका दुख सबको है। हमने कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य से सफलता नहीं मिली। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की भूमिका थी मराठी लोग एकजुट हो। शिवसेना की 65 और उनकी 6 सब अपनी ही है। हमने अपने नगर सेवकों को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं कांग्रेस से मत विभाजन पर संजय राउत ने साफ किया क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और स्वतंत्र फैसले लेती है। इसका फायदा बीजेपी को हुआ, लेकिन आगे कांग्रेस हमारे साथ रहेगी। उन्हें बधाई, उन्हें सीटें मिली है और मुंबई में उनकी ताकत है। उनकी सीटें हमारे साथ हैं बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर बेचैनी साफ दिख रही है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा तमिलनाडु के अपने नेताओं को राज्य में डीएमके के साथ गठबंधन में सीटों की संख्या से लेकर सत्ता में हिस्सेदारी जैसी नीतिगत मामलों में बयानबाजी पर स्पष्ट रोक लगा दी गई है। प्रदेश नेताओं को साफ कह दिया गया है कि चाहे डीएमके से सीट बंटवारे का मसला हो या गठबंधन के स्वरूप का, इन सब पर अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। इस निर्देश के साथ ही प्रदेश नेताओं को डीएमके के साथ ही चुनावी मैदान में उतरने की सियासी तस्वीर साफ कर दी गई है। तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं तथा डीएमके नेताओं के बीच सत्ता में हिस्सेदारी की मांग को लेकर बढ़ते सियासी तनातनी के बीच कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। डीएमके के साथ चुनावी तालमेल से जुड़े सारे मामलों पर फैसला अपने स्तर पर करने का निर्णय लेते हुए पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं को अनुशासन बनाए रखते हुए एक सुर में बोलने की नसीहत तक दे डाली है। साथ ही द्रमुक से सत्ता में हिस्सेदारी देने या सीटों की संख्या के संदर्भ में किसी तरह की सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करने का निर्देश तक दे डाला है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ 4 घंटे से भी अधिक चली इस बैठक में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, मणिकम टैगोर, कार्ति चिदम्बरम, ज्योतिमणि समेत राज्य से पार्टी के सभी सांसद तथा प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती आदि प्रमुख नेता मौजूद थे। इस बैठक के बाद वेणुगोपाल के दिए बयान से ही स्पष्ट है कि कांग्रेस हाईकमान ही डीएमके के शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बातचीत कर गठबंधन के आपसी मसलों का समाधान निकालेगा। जैसा केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि तमिलनाडु के नेताओं ने सर्वसम्मति से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को चुनाव रणनीति और संबंधित मामलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया है। चुनाव को लेकर हाईकमान पार्टी की विचारधारा और राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सही समय पर उचित फैसला लेगा। वेणुगोपाल ने प्रदेश नेताओं को अटकलों से बचने के साथ सोशल मीडिया पर सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करने के लिए निर्देशों की भी पुष्टि की है। बताया जाता है कि बैठक के दौरान प्रवीण चक्रवर्ती जैसे कुछ नेताओं को द्रमुक सरकार को लेकर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को लेकर हाईकमान ने सख्त नसीहत देते हुए ऐसा नहीं करने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस का 2 दशक से अधिक पुराना गठबंधन है, लेकिन पार्टी राज्य की सत्ता में सहयोगी दलों को भागीदारी नहीं देती, जबकि प्रदेश कांग्रेस के नेता अब स्थिति को बदलने की हिमायत करते हुए डीएमके से न केवल सत्ता में हिस्सेदारी देने की मांग कर रहे हैं, बल्कि विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी दबाव बना रहे हैं। डीएमके ने 2021 के चुनाव में कांग्रेस को अब तक की सबसे कम केवल 25 सीटें ही दी थी, जिसमें से पार्टी ने 17 सीटें जीती थी। बताया जा रहा है कि डीएमके अगले चुनाव में कांग्रेस को कुछ अधिक सीटें देने को तैयार है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी की मांग को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। दर्शकों, तमिलनाडु में कांग्रेस के स्थानीय नेता डीएमके पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान उन पर लगाम लगाना चाहता है। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी और पार्टी आलाकमान क्या कांग्रेस को राज्य में डीएमके की पिछलगू पार्टी बनाकर ही खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें